साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी योद्धा बैच के 50वें क्लास की, जहां पे चर्चा कर रहे होंगे सेट नंबर 65 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। ध्यान में रखिएगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आज जो हम लोग का सेट होने वाला है वो है सेट नंबर 65। और मेरे मित्र आज से ही आपका महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। आप सबों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया से यही दुआ रहेगी कि आप सभी के ऊपर से बेरोजगारी का जो ये दाग है ये जल्द से जल्द हटे और आप सभी समाज में सफल लोगों की श्रेणी में खड़ा हो। साथ ही मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए एक छोटा सा अपडेट और देना चाहूंगा कि इस महापर्व छठ के शुभ अवसर पर द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन के जितने भी बैचेस हैं वो सभी आप सबों के लिए केवल और केवल 199 में उपलब्ध है। चाहे वो कोई भी बैच हो, एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच हो, या फिर मिशन 2025 एनसीईआरटी प्लस साइंस का कॉम्बो जो है वो बैच हो, या फिर ट्रेड का बैच हो, या फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच हो, कोई भी बैच अगर आप 26 से लेकर के 28 अक्टूबर के बीच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन से आप परचेज करते हैं तो वो आप केवल और केवल कितना में कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा 199 में कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको आलोक सर से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करना है वो भी आपका 199 में अवेलेबल है। मिशन 2025 साइंस फाउंडेशन और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन दोनों करना है वो भी 199 में अवेलेबल है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, ट्रेड पढ़ना है, सारे बैचेज जितने भी बैचेज हैं वे सब के सब 199 में उपलब्ध है आप सभी छात्रों के लिए। तो अब ये मत कहना कि गुरुजी हमारे पास ये नहीं था तो हमने ये नहीं करा। ये मतलब कह सकते हो कि ऐसी चीजें आपको आज दी जा रही है जिसको अगर आपने ढंग से कर लिया और इस समय का आपने सदुपयोग कर लिया तो मेरे मित्र आगे जितने भी एग्जाम है उसमें बोलबाला आपका रहेगा। ये चीज कहीं पे लिख के रख लेना। ध्यान देना कि ये सभी बैचेज द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑफर है ये ऑफर आपका 26 अक्टूबर से एप्लीकेबल रहेगा, यानी कि आज रात 12 बजे के बाद से एप्लीकेबल रहेगा सभी बैचेस पे। मेरे मित्र बहरहाल जो हम लोग का आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में लोहा किसे विस्थापित करता है। मेरे मित्र अभिक्रिया आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच हो रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है उसमें फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हुआ है। तो पूछ रहे कौन सी अभिक्रिया है। क्या कहोगे कि गुरुजी लल्लू लाल सा सवाल है। लोहा कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया है। किसको विस्थापित कर रहा है? कॉपर को। और यह अभिक्रिया क्या होगी? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होगी। क्या होगी सर? ये अभिक्रिया जो है वो विस्थापन अभिक्रिया होगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अगला सवाल देखिए क्या रहा है आपसे कि एक बच्चा किसी क्रिसमस ट्री बॉल की परावर्तक सतह को देख रहा है जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। उसे दर्पण में उसके चेहरे के वास्तविक आकार के आधे आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। बच्चे का चेहरा गोलीय दर्पण से कितना दूर है? मेरे मित्र सवाल बहुत ही सरल है। कह रहा है कि क्रिसमस ट्री बॉल को देख रहा है, क्रिसमस के पेड़ पे जो छोटा छोटा बॉल लगा हुआ रहता है उसको देख रहा है। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि जो बच्चा देख रहा होगा यहां से खड़ा होकर के ये बॉल के इस परावर्तक सतह को, और यहीं पे इसका इमेज दिख रहा होगा। बोलो हाँ या ना। इमेज कहां दिख रहा होगा सर? उसके परावर्तक सतह पे। कैसा दिख रहा है? तो सर जो चेहरे का वास्तविक आकार है उसका आधा दिख रहा है। तो आप कहिएगा गुरुजी यहां पे पहला चीज तो ये कहा गया कि क्रिसमस ट्री बॉल की परावर्तक सतह को देख रहा है जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। ये कौन से दर्पण की तरह कार्य करेगा? आप कहेंगे उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि परावर्तन तो यहां से ना हो रहा है, उभरे हुए भाग से हो रहा है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी उत्तले दर्पण में परावर्तन जो है वो उभरे हुए भाग से होता है, उत्तल दर्पण में परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है। तो आप सभी यहां पे क्या कहिएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा क्रिसमस ट्री बॉल है वो किसके तरह बिहेव करेगा? उत्तल दर्पण की तरह। अब इसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, डी कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो आर होगा वो 10/2, यानी कि जो त्रिज्या होगी वो व्यास का आधा होगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर। अब देखो कि चाहे दर्पण आपका उत्तल हो या फिर अवतल हो, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, ये क्या होता है? खोखले गोले का हिस्सा होता है।
और गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा होता है उसकी त्रिज्या, उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो आप सभी कहेंगे कि ये जो यहां हमें आर निकला है, ये इस क्रिसमस ट्री बॉल का जो परावर्तक सतह है उसकी वक्रता त्रिज्या है। तो मेरे मित्र जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगा सर, वक्रता त्रिज्या की आधी। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो हमारा f इक्वल टू आर बाई टू है, दर्पण उत्तल है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक, तो फोकस दूरी भी क्या होगी, आप सभी कहेंगे धनात्मक। कितना, 2.5 सेंटीमीटर। कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर। अब मेरे मित्र ध्यान दो कि आपसे कहा जा रहा है कि जो चेहरे का प्रतिबिंब है वो वास्तविक आकार के आधे आकार का है, माने आवर्धन जो है वो 1/2 है। आवर्धन कितना है, 1/2। तो कह रहा है कि बच्चा का चेहरा गोलीय दर्पण से कितना दूर है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि m इक्वल टू क्या होता है। आप सभी कहेंगे दर्पण के आवर्धन के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो -v/u यही होता है ना। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी। आवर्धन कितना है चला, 1/2 माइनस v भी आपको नहीं है और u आपको निकालना है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी यहां से हम -2v इक्वल टू u कह देंगे और -2v इक्वल टू u कह देंगे और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -u/2। v इक्वल टू क्या होगा, -u/2। अब मेरे मित्र ये ध्यान दो आप सभी कि आप दर्पण फॉर्मूला से तो ये भी कहते हो ना, मिरर फॉर्मूला से 1/f इक्वल टू गुरुजी 1/v प्लस 1/u होता है। बिल्कुल होता है। तो चला 1/2.5 इक्वल टू 1/v के जगह क्या कहोगे सर जी, ये -u/2 आएगा प्लस ये 1/u तो आपको निकालना ही है। आप सभी क्या कहेंगे कि 1/2.5 इसको आप कहिएगा -2/u प्लस 1/u। अब देखो कि चला ये दोनों सेम है, तो आप सभी कहिएगा प्लस माइनस माइनस गुरुजी अगर -1/u कर दीजिए। और अब आप ये नहीं कह सकते हो कि सर जी 1/2.5 इक्वल टू -1/u हो जाएगा और u इक्वल टू कितना, -2.5 सेंटीमीटर। देखो तो सवाल यही पूछ रहा है ना कि एक बच्चा क्रिसमस ट्री बॉल की परावर्तक सतह को देख रहा है जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, उसे दर्पण में उसके चेहरे के वास्तविक आकार के आधे आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। बच्चा का चेहरा गोलीय दर्पण से कितना दूर है। क्या कहिएगा कि गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, बच्चा का चेहरा गोलीय दर्पण से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब मिस्टेक मत करना चला, यहां पे कोई मैंने तुक्का नहीं मारा है कि ये जो परावर्तक सतह है ये उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। ये कंसेप्ट है कि कोई भी जो बॉल होगा चला, जो बॉल होगा वो तो गोलाकार होगा। अब इसका जो ये उभरा हुआ सतह है, अगर परावर्तन इससे हो रहा है, उभरे हुए सतह से परावर्तन हो रहा है, ये किसके तरह बिहेव करेगा, उत्तल दर्पण की तरह। अगर परावर्तन इसके धसे हुए सतह से होता तब कहते हैं हम सर अवतल दर्पण की तरह बिहेव कर रहा है। तो चला क्रिसमस ट्री में जो बॉल लगा हुआ है तो आप उसमें चेहरा देखेंगे तो आपको ऊपर के भाग में ना चेहरा दिखाई देगा कि अंदर वाला में, आप कहेंगे ऊपर का भाग में। तो ऊपर का भाग उत्तल दर्पण की तरह बिहेव करेगा, इसलिए जो भी चिन्ह परिपाटी यूज होगा सर उत्तल दर्पण वाला यूज होगा। तो इस बात का आप खास ख्याल रखना। बहरहाल जो अगला सवाल आपसे पूछ रहा है वो ये है कि एक घर में क्रमशः 30 वाट, 60 वाट और 75 वाट रेटिंग वाले बल्ब ए, बी और सी एक विद्युत स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं। इस स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा सत्य होगा। बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी, सभी बल्बों की चमक समान होगी, बल्ब सी की चमक अधिकतम होगी, बल्ब बी की चमक न्यूनतम होगी। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से मन में सोचो। सोच लिया आंसर। सवाल आपसे यह पूछ रहा है कि 30 वाट, 60 वाट और 75 वाट रेटिंग वाले बल्ब ए, बी और सी विद्युत स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं। मेरे भाई आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जितने भी वाट के बल्ब हैं ये सब तो समांतर क्रम में संयोजित हैं। और याद रखना मैंने आपको कई बार बताया, एक बार नहीं कई बार, कि जब समांतर क्रम में अप्लायंसेस जुड़े होते हैं, जब समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहता है तो सभी प्रतिरोध के लिए वोल्टेज आप कहते हैं समान होता है। तो ये 30 वाट, 60 वाट, 75 वाट समांतर क्रम में है तो वोल्टेज क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी समान होगा। जब समान वोल्टेज पर ये सभी वाट जल रहे हैं तो आप कहेंगे जेकर शक्ति ज्यादा होगा वो ज्यादा चमकेगा, जिसका शक्ति ज्यादा होगा वो ज्यादा चमकेगा। मेरे मित्र आप सभी बाथरूम में 0 वाट का बल्ब लगाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे आपको कम रोशनी चाहिए। लेकिन वही हॉल में आप क्या जाते हैं, आप जाते हैं कि हमें ऐसा एलईडी चाहिए जो 18 वाट का हो, 12 वाट का हो। क्यों, क्योंकि आपको हॉल में चमक ज्यादा चाहिए। तो सिंपल है कि समांतर क्रम में अगर बहुत सारे बल्ब जुड़े हुए हो तो आप कहेंगे सबको तो समान वोल्टेज मिलेगा लेकिन ज्यादा वही चमकेगा
जो मेहनत करेगा और जिसकी शक्ति दिखेगी, मतलब जिसका सर शक्ति ज्यादा होगा। 75 वाट की शक्ति ज्यादा है और ये कौन सा बल्ब है, बल्ब सी। तो आप कहिएगा सर बल्ब सी की चमक अधिकतम होगी, इसीलिए आप सभी ऑप्शन नंबर सी को ही ठोक के आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्न में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है। मेरे मित्र पहले तो ये बताओ, हमने आपको बता रखा है या नहीं बता रखा है कि श्वसन वर्णक जब भी पूछेगा तो आप किसका नाम लेंगे, आप सभी कहेंगे हीमोग्लोबिन है ना लेंगे गुरुजी, किसका नाम लेंगे, हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा सर, अपने साथ ऑक्सीजन को बांध करके पूरे शरीर में दौड़ाएगा। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, कहेगा अरे ऑक्सीजन में है आओ हमारा साथ बन जाओ। अब जब ऐसी ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बन जाएगा तो ऑक्सीजन का माँ बाप कहेगा अच्छा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिन का पूरा शरीर में घूम रहा है। तो मेरे मित्र हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपको सर से लेकर के पैर तक दौड़ते रहता है, इसीलिए आपको ऊर्जा मिल पाती, इसीलिए आप जिंदा हो। जिस दिन ये सर से पैर तक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ दौड़ना छोड़ दिया, मामला खत्म। तो सवाल आपसे ये है कि निम्न में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है। आप सभी कहेंगे गुरुजी हीमोग्लोबिन में क्या होती है, ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है। याद रखना कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आयरन न पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लोहा। क्या पाया जाता है, लोहा। और इसलिए लोहा क्या करता है सर, ऑक्सीजन को अपने साथ फंसा लेता है और आसानी से उसको लेकर के भ्रमण करते रहता है पूरे शरीर में। मेरे मित्र ध्यान दो कि बिलरुबिन है, याद रखना कि बिलरुबिन कहां से स्रावित होता है, यकृत से। कहां से स्रावित होता है, आप सभी याद रखना यकृत से स्रावित होता है। क्या करेगा ये, क्या करेगा ये। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखेंगे कि इसकी मात्रा रक्त में बढ़ने से, इसकी मात्रा रक्त में बढ़ने से, इसकी मात्रा रक्त में बढ़ने से व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाता है। क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, व्यक्ति का आंख उख पीला हो जाएगा और डॉक्टर उसको सलाह देगा कि आप जो है ठंडा ठंडा चीज खाइए। ठीक है, तो बिलरुबिन की मात्रा अगर आपके ब्लड में बढ़ जाएगी तो जॉन्डिस होने का चांस रहेगा, जिसको हम लोग पीलिया कहते हैं। मेलानिन क्या है भाई साहब, तो त्वचा के रंग के लिए कौन सा पिगमेंट जरूरी है, त्वचा के रंग का कारण आप सभी कहेंगे मेलानिन। क्या है, मेलानिन। ये गुरुजी हीमोसाइनिन क्या है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि ये मोलस्का और मोलस्का एवं ऑर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में मिलता है। ऑर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में मिलता है, संघ के जंतु में मिलता है। किसमें मिलेगा, आप सभी कहेंगे हीमोसाइनिन मोलस्का और ऑर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में मिलता है। मेरे मित्र आप सभी ये याद रखना ये भी ऑक्सीजन के वहन के लिए ही जिम्मेदार होता है, लेकिन इस हीमोसाइनिन में क्या पाया जाता है, याद रखना कॉपर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। तो पूछ ले कि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, तो हीमोसाइनिन में आप सभी कहेंगे सर कॉपर की उपस्थिति होती है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक निम्न होता है। क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता निम्न और गलनांक निम्न होता है। क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता निम्न और गलनांक उच्च होता है। क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक उच्च होता है। क्या होगा इसका आंसर, मेरे मित्र इलेक्ट्रिक हीटर की बात करी जा रही है, किससे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। क्या देगा सर जी, ये उष्मा देगा। तो हीटर जैसे ही लगाए तो मतलब आपको उष्मा की जरूरत पड़ी ना। और आप सबों को मालूम है कि जूल के तापन नियम से H = I²RT, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। मतलब अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उष्मा ज्यादा होगा, प्रतिरोध कम तो उष्मा आप कहेंगे कम। तो मेरे मित्र जो हीटर आप बनाएंगे उसमें तो आपको ज्यादा उष्मा चाहिए, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसकी जो प्रतिरोध होनी चाहिए वो उच्च होनी चाहिए। अब ऐसा हीटर बनाओ जिसकी प्रतिरोध उच्च है, आपने करंट दिया, वो जलना शुरू किया, तुरंत गल जाए, तो आप कहेंगे सर वो हीटर कोनो काम का होगा। हमको तो ऐसा हीटर बनाना होगा जिसके जो हीटिंग एलिमेंट होंगे, हीटिंग एलिमेंट के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, नाइक्रोम का, वो क्या हो सर, उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक वाला हो। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर नाइक्रोम की प्रतिरोधकता भी और गलनांक दोनों क्या होती है सर, उच्च होती है,
याद रखना कि इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए जो ये नाइक्रोम यूज किया जाता है, ये नाइक्रोम क्या है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी तापन अवयव। तापन अवयव, तापन अवयव किसका बनता है? आप सभी कहेंगे नाइक्रोम का बनता है। हीटिंग एलिमेंट किसका बनता है? आप कहेंगे नाइक्रोम का बनता है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नांकित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक को दर्शाता है? डायग्राम देख रहे हो? चला डायग्राम आपको दिख रहा है? आप कहेंगे बढ़िया से दिख रहा है सर। तो पूछ रहा है कि डायग्राम कौन सी है? महाधमनी है, कोशिका है, धमनी है, सिरा है? क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि एक ये इस तरह की संरचना भी है, और ये जो इस तरह की संरचना है, ये जो इस तरह की संरचना है चिलसी, इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं। और अगर आपने थोड़ा सा भी ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ा होगा तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये सिरा की संरचना है, ये सिरा की संरचना है। क्यों? क्योंकि सिरा के थ्रू सर अशुद्ध रक्त का वहन होता है, और इसमें अशुद्ध रक्त पीछे रिटर्न ना आए, इसलिए क्या दिया गया है? बल्ब दिया गया है। तो जो सवाल पूछ रहा है कि निम्नांकित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक को दर्शाता है, आप सभी कहेंगे सिरा को दर्शाता है। अब सवाल यहां पे आपके मन में आएगा, ये सर सिरा, धमनी, ये सब क्या है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि जब हम लोग रक्त वाहिका की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, तो उसमें 3 चीज आ जाता है। पहला कौन आता है? धमनी, ठीक है। दूसरा कौन आता है? सिरा। तीसरा कौन आता है? तो आप सभी याद रखना, रक्त केशिका। क्या आता है? रक्त केशिका। मेरे मित्र याद रखेंगे आप सभी कि ये जो धमनी होती है, ये शुद्ध रक्त का वहन करता है। धमनी किसका वहन करता है? शुद्ध रक्त का वहन करता है। जबकि सिरा आप सभी कहेंगे सर अशुद्ध रक्त का वहन करता है। ये क्या करता है? अशुद्ध रक्त का वहन करता है। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि जो धमनी की भित्ति होती है वो क्या होती है? सर मोटी होती है। धमनी की भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। और मेरे मित्र जो सिरा की भित्ति होती है वो क्या होती है? पतली होती है। धमनी में जो ब्लड बहता है, जो शुद्ध रक्त बहता है, वो हाई प्रेशर पे बढ़ता है, हाई प्रेशर पे बहता है। जबकि जो सिरा में ब्लड बहता है, नस जकरा कहते हो चला, ओकरा में जो ब्लड बहता है वो क्या होता है? सर लो प्रेशर पे ब्लड बहता है। और रक्त केशिका क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि जो धमनी है वो आपके पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का वहन करता है। तो ये धमनी जब किसी उत्तक और अंग के संपर्क में आता है तो सर ये अपने आप को विभाजित कर लेता है, और धमनी के विभाजित होने से क्या होती है? रक्त केशिका बनती है। अब ये जो रक्त केशिका बनी, ये शुद्ध रक्त उस उत्तक और उस अंग को दिया, और उसके बाद वहां पे जो अशुद्ध रक्त था, तो मेरे मित्र ये सभी सिराएं कंपोजिट होकर के क्या करती है? सभी रक्त केशिका सिरा का निर्माण करती है, और ये फिर अशुद्ध रक्त को कहां ले जाती है? आपके लंग्स में ले जाती है शुद्ध होने के लिए। तो मेरे मित्र याद रखना कि धमनी में बल्ब नहीं होता है। धमनी में बल्ब नहीं होता है। धमनी में बल्ब नहीं होता है। सिरा में आप कहेंगे बल्ब होता है। सिरा में बल्ब होता है। रक्त केशिका का निर्माण धमनी के विभाजित होने से होता है, ठीक है। और सिरा का निर्माण आप कहेंगे रक्त केशिका के संयोजित होने से होता है। ये चीज ध्यान रखना कि रक्त केशिका का निर्माण धमनी के विभाजन से, और सिरा का निर्माण आप सभी कहेंगे रक्त केशिका के संयोजन से। मेरे मित्र महाधमनी, इसको हम लोग सबसे बड़ी धमनी कहते हैं। महाधमनी को क्या कहते हैं? आप सभी याद रखना, सबसे बड़ी धमनी कहते हैं। और मेरे मित्र ये जो महाधमनी है ये आपके हार्ट के बाएं नीले से कनेक्ट रहता है, और ये पूरे शरीर में क्या करता है? सर बहुत सारे धमनियों को मतलब डिवाइड करता है, या आप कह सकते हो कि अलग अलग धमनियों में जो शुद्ध रक्त है उसके प्रवाह को सर एलिजिबल बनाता है, योग्य बनाता है। तो महाधमनी से सर शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त का वहन होता है। किसके थ्रू? धमनी के थ्रू। और सबसे बड़ी धमनी आप कहेंगे सर महाधमनी होती है। कोशिका तो आप सभी समझ रहे होंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक माध्यम का वर्ण विक्षेपण और तरंग दैर्ध्य सर लेमडा है। तरंग दैर्ध्य 3 लेमडा के लिए उस माध्यम का वर्ण विक्षेपण ज्ञात कीजिए। नहीं बनेगा? क्या कहिएगा कि गुरुजी जो वर्ण विक्षेपण होता है वो लेमडा के यानी कि तरंग दैर्ध्य के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम यहाँ पे जब ये कह रहे हैं कि d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय लेमडा क्यू, तो मेरे मित्र आप सभी ये नहीं कह सकते हो कि सर d लेमडा इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे कांस्टेंट नियत।
तो क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम मान लें कि यहाँ पे 3 लैम्डा के साथ जो हमारा डिस्पर्सन होगा, वन विक्षेपण होगा, वो d1 है, तो आप सभी कह सकते हैं कि सर इस 1 के जगह हम d1 लैम्डा क्यू लिख सकते हैं। अब देखो कि d1 इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे डी लैम्डा क्यूब बटा लैम्डा क्यूब। अब मेरे मित्र तरंगदैर्घ्य दूसरा आपका कितना है, तो आप सभी कहेंगे कि सर जो दूसरा तरंगदैर्घ्य है वो हमारा 3 लैम्डा है। तो 3 लैम्डा का आप क्या करेंगे, क्यूब, और d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 इक्वल टू हो जाएगा डी लैम्डा क्यूब बटा 3 का क्यूब 27 लैम्डा क्यूब। और मेरे मित्र ये लैम्डा क्यूब खत्म, डी बटा 27। जो सवाल पूछ रहा है उसका सीधा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि वर्ण विक्षेपण तरंगदैर्घ्य के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिक के वैद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। एक बार नहीं 100 बार बताया है कि मेरे मित्र जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में टॉप पे धातुएं होती है, यानी कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है, अगर उसको हमें उसके अयस्क से प्राप्त करना होता है तो क्या करते हैं सर, उसके गलित अवस्था का वैद्युत अपघटन करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। अब पहला स्टेटमेंट आप कहेंगे बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी एक सूची है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, बिल्कुल सही है। जब आप लिखते हो कि सर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, इस तरीके से आप अभिक्रियाशीलता श्रेणी लिखते हो तो क्या कहते हो, ऊपर से नीचे आते हैं गुरुजी, तो जो अभिक्रियाशीलता होती है वो घटती है। तो ये घटते क्रम में व्यवस्थित है, बिल्कुल। कह रहा है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में मौजूद धातुएं अल्प अभिक्रियाशील होती है, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जो ऊपर में है वो उच्च अभिक्रियाशील है, जो नीचे है वो निम्न अभिक्रियाशील है, और जो बीच में है वो मध्यम अभिक्रियाशील। मध्यम अभिक्रियाशील मतलब थोड़ा सा अभिक्रियाशील होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कह रहा है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील है। ये बात तो बिल्कुल गलत किया गया है, क्योंकि पोटेशियम सबसे टॉप पे है और ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। चला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देना, मैं आप सबों के लिए HW में छोड़ के जा रहा हूं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा। आप कहेंगे कि सर हम लोग हम लोग यहाँ पे लेंस फार्मूला लगाएंगे और बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। कह रहा है कि वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, बस चिन्ह परिपाटी याद रखना है कि उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होगी चला जी वो कितना, आप कहेंगे धनात्मक, और f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फिर उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो मेरे मित्र आप कहेंगे वस्तु दूरी तो सर यहाँ पे हम लोग ऋणात्मक लेंगे, बिल्कुल लेंगे। सर प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है, क्या कहिएगा, 1/f इक्वल टू 1/v। लेंस के लिए क्या होता है सर, 1/v माइनस 1/u। मेरे मित्र आप कहेंगे 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस, ये क्या होगा, आप सभी कहेंगे -50, 1/20, और ये माइनस माइनस प्लस है ना आएगा, तो आप सभी कहेंगे सर 1/50 माइनस 1/50 इक्वल टू 1/v। अब देखो कि 50 और 20 का एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे 10 × 50, 10 दूना 20, 5 दूना 10, 100 हो जाएगा। कितना, 100 हो जाएगा। 20 × 5 = 100, 50 दूना 100, 1/v 3/100 इक्वल टू 1/v। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी v इक्वल टू हम लोग 100/3 कह सकते हैं, जिसको 33.33 कह सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो लेंस फॉर्मूला मालूम है, चिन्ह परिपाटी का नॉलेज है, तो ऐसे सवाल तो आपको कभी फंसा नहीं सकते हैं, कभी नहीं। हाँ, अगर प्लस माइनस में गलती हुआ, अगर चिन्ह परिपाटी दिमाग से उतरा, तो समझो लेंस और दर्पण का जो न्यूमेरिकल है वो आपके दिमाग से उतर गया। इसलिए चिन्ह परिपाटी विशेष रूप से आप सभी ध्यान रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होती है। क्या कहिएगा कि गुरुजी पहला है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, आप कहेंगे बिल्कुल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है चला, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो प्रकाश ऊर्जा की सहायता से ग्लूकोज में बनता है, ग्लूकोज में बदलता है, तो ग्लूकोज तो रासायनिक ऊर्जा। आप सभी कहेंगे ये बात बिल्कुल सही है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। दूसरा कि कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। क्या होगा कि गुरुजी कार्बन डाइऑक्साइड के
अपचयन रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा, ऑक्सीकरण नहीं कहेंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, न कि ऑक्सीडेशन से। ठीक है, अब देखो क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करता है, बिल्कुल सही बात है। जल के अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन होता है, और यहां हम कह सकते हैं कि जल का ऑक्सीकरण होता है। याद रखना है एक गो चीज कि कार्बोहाइड्रेट का अपचयन और जो जल है उसका क्या होगा, उपचयन। कार्बोहाइड्रेट का रिडक्शन, जबकि जल का क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑक्सीडेशन होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाता है। खाद्य अपशिष्ट, चिकित्सा अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट। पहले तो यह समझो कि जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो क्या होता है। मेरे मित्र, ये वैसे वेस्ट होते हैं जो खतरनाक होते हैं, चाहे वो निडल हो सकता है, सर यूज किया हुआ सिरिंज हो सकता है, पीपी किट हो सकता है, या वैसे कोई भी केमिकल जो हमारे हेल्थ के लिए अनकॉन्शियस है, वे सब के सब क्या होंगे सर, बायोकेमिकल आपका वेस्ट होगा। और बेसिकली ये हॉस्पिटल वगैरह से क्या होता है, रिलीज होता है। अब सवाल ये है कि सर खाद्य अपशिष्ट, चिकित्सा अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, तो ये इस सब में कहां से बायोमेडिकल वेस्टेज हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखना कि चिकित्सा अपशिष्ट तो आपका जैव चिकित्सा अपशिष्ट माना ही जाएगा। दूसरा, पशु अपशिष्ट भी माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेटनरी हॉस्पिटल है जहां पे पशुओं का इलाज होता है, तो पशु का जो मतलब सैंपल के लिए अवशेष लिया जाता है, अगर उसमें किसी तरह की बीमारी रही तो मेरे मित्र वो क्या करेगा, आप सभी कहेंगे बीमारी को और स्प्रेड करेगा। इसीलिए हम यहाँ पे पशु अपशिष्ट को भी जैव चिकित्सा अपशिष्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो सर दवाई बनाते हैं। अभी हमारे घर के बगल में ही है बहुत सारा ऐसा इंडस्ट्रीज जो मेडिकल यानी कि टेबलेट वगैरह बनाता है, अलग अलग मेडिसिन बनाता है। तो जो अलग अलग मेडिसिन है वो क्या है, अलग अलग रसायन से बना है। अगर वो सीधे संपर्क में आ जाए तो लोग को हार्म पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है। तो मेरे मित्र, जो आपका दवाई बनाने वाली इंडस्ट्रीज होगी उसको भी आप इंडस्ट्रीज के ही अंतर्गत देखोगे, तो आप क्या कहोगे कि सर वो औद्योगिक अपशिष्ट जो है उसको भी हम जैव चिकित्सा अपशिष्ट के रूप में रख सकते हैं। लेकिन कोई भी खाद्य अपशिष्ट ऐसा नहीं होगा जिसको आप जैव चिकित्सा अपशिष्ट के रूप में देखें। तो जो सवाल है कि निम्न में से किसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाता, आप सभी कहेंगे खाद्य अपशिष्ट को जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाता। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 0.3 मीटर है तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी ल कह रहा है कि यदि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या P यहां, तो आप कहेंगे F यहां होबे करेगा 80, वक्रता त्रिज्या कितना है चला 0.3 मीटर, तो कह रहा है कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, आप सभी कहते हो कि सर जी वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होगी वो इसके आधे के बराबर होगी। तो मेरे मित्र आप इसको सिंपल F इक्वल टू R/2 भी तो कह सकते हो, 0.3/2, और ये 0.15 हो जाएगा। जितना 0.15E 0.15E दोनों को जोड़ दो, आप कहेंगे 30। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो कंसेप्ट मुझे देना था इसलिए मैंने इतना तोड़ा। आप सीधे कहते कि वक्रता त्रिज्या 0.3 मीटर है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी पूछ रही है, वो आधी दूरी होगी और आधी दूरी फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या की आधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न अभिक्रिया के लिए विकल्पों में दी गई कौन सी संतुलित अभिक्रिया है। सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 रिएक्ट कर रहा है NaCl के साथ और क्या बना रहा है सर, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना रहा है। कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इस अभिक्रिया के लिए सर संतुलित है। क्या कहिएगा कि सर परमाणु की संख्या को काउंट कर लेते हैं। यहां पे देखो कि Ag आपका 1 है, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3। इधर देखो नाइट्रोजन आपका 2, सॉरी नाइट्रोजन कह रहे हैं, सोडियम आपका 2 और क्लोरीन आपका 2, तो टोटल 3 2 5 और इधर कितना 4 9। अब देखो यहाँ पे Ag 1, क्लोरीन 1, फिर आपका सोडियम 2, ठीक है सोडियम 2, और फिर आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 6 हो जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे हमारा सीधे 3 1 4 2 8 ऐसे भी होता तो 6 2 8 2 10 2 12, इधर 4 और 4 5 4 9,
तो आप कहेंगे सर ये नहीं होगा। AgNO3 प्लस NaCl, तो सिल्वर के एक परमाणु, सिल्वर के एक परमाणु ठीक है। नाइट्रेट के एक परमाणु, नाइट्रेट के एक परमाणु भी ठीक है। अब सोडियम के एक परमाणु, सोडियम के एक परमाणु भी ठीक है। क्लोरीन के एक परमाणु, सर क्लोरीन के एक परमाणु भी ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जब सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो सर ये सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा सर? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करेगा। और ये रिएक्शन आपका क्या है? आप कहेंगे सर दोनों तरफ परमाणु की संख्या बैलेंस है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के सही क्रम को दर्शाता है? प्रकाश संश्लेषण का अलग अलग स्टेप दिया गया है और पहला है कि जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन होता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि पहले जो होगा वो क्या होगा सर? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। फिर क्या होगा? तो सर प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी। उसके बाद क्या होगा मेरे मित्र? जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड होंगे, जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सर बटेंगे और फिर आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो एक नंबर पे सी आ रहा है, एक नंबर पे सी आ रहा है, 2 नंबर पे कौन आ रहा है? बी। सर 3 नंबर पे कौन आ रहा है? ए। और 4 नंबर पे कौन आ रहा है? डी। राइट आंसर CBAD ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण से गुजरेगी? क्या कहोगे? यहां पे ये तो अम्ल है, ये हमारा अम्ल है, ये आप कहेंगे क्षार है, अम्ल क्षार अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। अब यहां पे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड है, अभिक्रिया करके क्या करेगा? आप कहेंगे PbI2 प्लस KNO3 यानी कि लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा और ये लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप यहीं पे बनेगा, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप यही बनेगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात बाकी आप सभी कहेंगे सर सभी उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण है, जबकि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो किसका एग्जाम्पल है? आप कहेंगे सर अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है, इसीलिए सर ये अवक्षेप से होकर के गुजरेगी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर को 250 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर इसके द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति 500 वाट प्रति इकाई है। हीटर द्वारा प्रति इकाई समय में कर्षित धारा कितनी होगी? ल P = VI चला, ठीक है, और वाट कितना? 500, वोल्टेज कितना? 250, आई निकालना है। क्या कहिएगा कि गुरुजी 2 एम्पियर इज द राइट आंसर। सर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से क्या होता है? एल्युमिनियम का एक सूचक पॉइंटर, फिर है एक कुंडली वाही चालक, एक चालक कुंडली, एल्युमिनियम के एक सूचक पॉइंटर से जुड़ा एक छोटा चुंबक। यहां पे क्या होगा? एक छोटा चुंबक। और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा कंपास निडिल होता है उस निडिल में एक छोटा सा चुंबक होता है और वही चुंबक क्या करता है? आप सभी कहेंगे सर दिशा को बताता है, दिक्सूची होता है यानी कि दिशा बतलाने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है? देखो ना, आर्गन का 288 हो जाएगा, फास्फोरस का 285 हो जाएगा, सिलिकॉन 284 हो जाएगा, क्लोरीन 287 हो जाएगा। तो जल्दी बताओ। आप कहेंगे सर सिलिकॉन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? क्या बताया मैंने आपको कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला जो आयरन होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट आयरन, जिसको मृदु लोहा कहते हैं। तो सर सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एकल कृषि के कुछ परिणामों का उल्लेख नीचे किया गया है, इनमें से कौन सा एकल कृषि के लाभ है? सबसे पहले तो ये समझो एकल कृषि का मतलब क्या होता है। सर इसी को हम लोग मोनोकल्चर कहते हैं। जब आप बड़े पैमाने पर सर किसी एक सीजन में एक ही फसल उपजाते हो, जैसे आपने मक्का की खेती करा, गेहूं की खेती करा, तो इसको हम लोग मोनोकल्चर कहते हैं। इससे क्या होता है कि आपको उपज ज्यादा होती है तो सरकार को राजस्व भी जाता है, और साथ में क्या होता है तो सर जो उद्योग होते हैं उसके लिए एक विशिष्ट उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। तो कह रहा है कि एकल कृषि के कुछ परिणाम का उल्लेख नीचे किया गया है, इनमें से कौन से एकल कृषि के लाभ हैं? पहला है कि इसके लिए बड़े क्षेत्रों की वनस्पति को साफ कर दिया जाता है। बिल्कुल नहीं, जब भी हम एकल कृषि करेंगे तो हम अपने जमीन पे करेंगे, और अगर हमारे पास
जमीन उतना बड़ा नहीं है तो फिर इस तरह का बात हम सोच में नहीं करेंगे। मतलब लॉजिकल चीज है, इसको सोचने वाली बात है। दूसरा, इससे जैव विविधता को काफी नुकसान होता है, नहीं। कह रहा है कि एकल कृषि के लाभ हैं, तो उसमें पहला लाभ यह है कि इनसे उद्योगों के लिए विशिष्ट उत्पाद प्राप्त होता है। अब जो मक्का है उसका उपयोग हम मक्का दी रोटी और सरसों दी साग करने में नहीं करते हैं, उसका उपयोग कई तरह के और अन्य जो उत्पाद होते हैं उसके निर्माण में भी किया जाता है। गेहूं का उपयोग कई तरह के अन्य उत्पाद के निर्माण में भी किया जाता है। तो सर उद्योग के लिए एक विशिष्ट उत्पाद मिलेगा। अब आपने रुई की खेती कर ली तो सर रुई भी तो जरूरी है, कॉटन भी तो जरूरी है। मेरे मित्र, फिर कहा जा रहा है कि इनसे वन विभाग के लिए राजस्व उत्पन्न होता है, ये बात भी सही है। इससे स्थानीय लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता, ये बात तो गलत है। जब स्थानीय लोग की आवश्यकता को हम पूरा ही नहीं करेंगे तो हम काहे लगी खेती करेंगे और काहे लगी पढ़ेंगे, काहे लगी नौकरी करेंगे। आप सभी कहेंगे सर जो हमसे पूछा जा रहा है कि एकल कृषि के कुछ परिणाम का उल्लेख नीचे किया गया, इनमें से कौन सा एकल कृषि के लाभ हैं। आप सभी कहेंगे सर 3 और 4 एकल कृषि के लाभ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन मतलब अंडाशय, और अंडाशय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिंब भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिंब ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, आप कहेंगे सर ओवरी से जो हार्मोन रिलीज होता है उसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन भी होता है। मेरे मित्र ये सभी क्या है, आप कहेंगे फीमेल हार्मोन है। तो आप सभी कहेंगे कि यहाँ पे एड्रेनलिन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लरो या उरो हार्मोन। लरो या उरो हार्मोन, लरो या उरो हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन को क्या कहते हैं, लरो या उरो हार्मोन। थायरॉक्सिन आप कहेंगे थायराइड ग्लैंड से रिलीज होगा। टेस्टोस्टेरोन इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे मेल हार्मोन या पुरुष हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और ये जो एस्ट्रोजन है आप कहेंगे ये फीमेल हार्मोन है, तो जाहिर सी बात है कि ये ओवेरियन हार्मोन कहलाएगा, और सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। क्या कहिएगा कि गुरुजी घोंघा में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, और इस चीज को हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। अगर सवाल कह दे कि निम्न में से किस में लिंग निर्धारण ताप की सहायता से होता है, तो आप सभी कहेंगे सर सरीसृप रेप्टाइल्स में क्या होता है, लिंग निर्धारण ताप के सहारे होता है। तो आपके आज के इस सेट में टोटल 23 सवाल थे, जिसको आपने मेरे से हमारे साथ डिस्कस कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।